हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अध्याय 1 यानी कि ये सॉइल केमिस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री प्लस टू एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। अध्याय 1 है, लेसन नंबर 1 है। तो आज इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च या अप्रैल के अंदर, तो उन यानी कि एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक एग्ज़ाम में आपको इस लेसन में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, उस संबंध में मैं यहाँ पर आपको कुछ एक क्वेश्चन और उनको लिखने का जो तरीका है वो आपको मैं बताऊँगा। तो अगर आप उस तरीके से उसमें नोट करते हैं तो ये मेरे हिसाब से आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो जो आपका फर्स्ट लेसन है, मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण, ये मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 का जो आपका सेशन है, ठीक है, 2021-22 का, जिसमें से कुछ एक चैप्टर जो 9वां और 10वां लेसन है शायद, वो आपका कटा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो दो लेसन आपके कटे हुए हैं। तो उसके अंदर से छोड़ करके बाकी जो आपका चैप्टर जितने भी बचते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेसन में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपका लेसन है वो इस स्तर के लिए, ठीक है, इस स्तर की बात कर रहे हैं अपने, और आगे वाले स्तर के अंदर ये मार्किंग चेंज हो सकती है। तो केवल इस स्तर के अंदर ये 5 नंबर का है लेसन, ठीक है, केवल इस स्तर के लिए बात कर रहे हैं 2021 और 22 के लिए, क्योंकि इसमें से कुछ सिलेबस आपका कटा है। तो जो कटने के हिसाब से जो नंबरिंग है वो दूसरे जो लेसन हैं उनमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आज अपने यहाँ पर बात करेंगे कि इस लेसन में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारे लेसन आपको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी केवल वो उनके बारे में बात करेंगे। और आप वीडियो की जो क्वालिटी है और स्पीड है थोड़ी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी अच्छे से समझ में आए। तो जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप उनको या तो लिख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप अपने बुक के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये इस चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से आपको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 नंबर का लेसन है, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक आएंगे। छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इनमें से, यानी कि जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको बारीकी से इस लेसन को पढ़ना पड़ेगा, और यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो अभी अपनी शुरू करते हैं इस वीडियो में फर्स्ट लेसन के बारे में कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको पढ़ के जानी है। तो मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो फर्स्ट लेसन है उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है सॉइल। इसमें जो फर्स्ट 2-3 लाइनें हैं यहाँ पर, ये जो है ये है इसका अर्थ, मृदा शब्द का अर्थ, यानी इंग्लिश में सोइल को सोलम कहा जाता है, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है सोलम और उसका अर्थ है फ्लोर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अर्थ याद रखना है। तो मैं आपको केवल आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊँगा कि ये चीज़ ये होती है इस प्रकार से, केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा मैं। जैसे मृदा का अर्थ समझाइए, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, और बाकी जो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है वो आपको छोड़ देनी है, नहीं पढ़ना है। आप अपने पर्सनल नॉलेज के लिए ये चीज़ें पढ़ सकते हो, बाकी जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, केवल जो ज़रूरी है उन्हीं के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है मृदा का अर्थ। अगर क्वेश्चन आता है कि मृदा का अर्थ समझाइए तो आपको ये चीज़ लिखनी है। आगे है इसकी डेफिनेशन की बात करें
तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन और नीचे दिया हुआ है डेफिनेशन, ये है परिभाषा। यानी कि ऊपर अर्थ था मीन ऑफ सॉइल और नीचे डेफिनेशन ऑफ सॉइल है। परिभाषा अलग चीज़ है, अर्थ अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि मृदा का अर्थ लिखिए या मृदा का अर्थ व परिभाषा लिखिए। 2 नंबर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अर्थ अलग हो गया, परिभाषा अलग हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पढ़नी है डिटेल से, ठीक है। आगे जैसे इसमें दिया हुआ है मृदा की विशेषताएं, यहाँ पर दी हुई है ऊपर मृदा की 2 विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से खास नहीं है। मृदा के कार्य जो नॉर्मल हैं, यानी मिट्टी क्या काम करती है। और आगे 2 डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर थोड़ी गौर करने वाली बात है। मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, यानी कि मृदा विज्ञान और मृदा शास्त्र, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 1-1 नंबर के अंदर दोनों आ सकती हैं, या 2 नंबर में जैसे पूछ लिया जाए पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी क्या है, 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि इडेफोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी क्या है। तो इनमें से एक ज़रूर पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो या फिर आपको फ्यूचर में ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। तो इनकी डेफिनेशन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये कुछ खास नहीं है, ये आपके केवल नॉलेज के लिए बेटर है। अगर आप सॉइल साइंस में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर बेटर है। मैं केवल और केवल यहाँ पर कक्षा 12 के लिए बता रहा हूँ, कक्षा 12 के एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। आगे इसमें दे रखा है जो हेडिंग आप ब्लू कलर के अंदर ये देख रहे हैं, ये बोल रहा हूँ मैं, मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम, ठीक है। ये यानी कि मृदा जो है वो पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है। तो सिंपल सा है, इसमें आपको 4-5 लाइन जो भी लिखने हैं, जैसे वो आधार प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा को नमी प्रदान करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान करती है मृदा, ठीक है। यहाँ पर यांत्रिक आधार दे रखा है। तो इनको थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या चीज़ें मृदा द्वारा दी जाती हैं। तो इनमें से जो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि मृदा वायु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। मृदा वायु का मतलब है भूमि में कौन कौन सी गैस कितने परसेंटेज के अंदर पाई जाती है। तो इनकी मात्रा को आपको याद रखना है, खास करके CO2 को मात्रा का आपको पता होना चाहिए कि CO2 0.3% मृदा में पाई जाती है और उससे 10 गुना जो कम है वो वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। 10 गुना कम वायुमंडल में पाई जाती है, यानी वायुमंडल से 10 गुना ज़्यादा मृदा में पाई जाती है। आगे जो मृदा अवयव है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। क्योंकि इनमें से 1-2 बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि मृदा आयतन का जो ठोस भाग होता है वो कितने प्रतिशत होता है। तो जो ठोस भाग होता है वो 50% होता है, और गैसीय भाग जो होता है, द्रव या गैसीय भाग, वो भी 50% होता है। यानी कि जो जल और वायु का मिश्रण है वो 50% होता है, यानी 50% होता है, और जो बाकी 50% बच गया वो ठोस होते हैं, और ये दोनों ठोस रहे, ठीक है। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, इनकी आपको क्वांटिटी मात्रा याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं कि मृदा जो है वो ठोस और रंध्रावकाश 2 रूपों में पाई जाती है। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ 45 और 5% के रेशियो में, और द्रव और गैस जो है, यानी कि रंध्रावकाश के अंदर कौन कौन सी मृदा वायु पाई जाती है, मृदा वायु को गैस कहते हैं, और मृदा जल को द्रव, तो ये भी 50% पाया जाता है। तो आगे आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। आगे जैसे ये चीज़ है ये अपने जान ली है
और ये 50-50 के अनुपात में पाया जाता है, और कौन सी चीज़ कितने % में पाई जाती है वो आपको परसेंटेज इसमें से याद होना चाहिए। आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। केवल आपको ये जो आयतनात्मक संगठन है वो पता होना चाहिए। जैसे 2 नंबर में आ गया कि मृदा का आयतनात्मक संगठन लिखिए। आयतनात्मक का मतलब वज़न के अकॉर्डिंग जो पूरी मृदा है जो कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो मृदा में यानी एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में कहे तो 4 चीज़ें हैं, और वो आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। आगे इसमें 2 डेफिनेशन और दी गई है, पृष्ठीय मृदा और अवमृदा, ठीक है। सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल या सब सॉइल, ठीक है। तो इनकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सरफेस सॉइल क्या होती है, सब सरफेस सॉइल क्या होती है। नॉर्मल इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये अंतर आपको याद रखने हैं, इजी अंतर हैं। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पृष्ठीय मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इस लेसन का मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका सीधा क्वेश्चन, इसमें से छोटा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, या फिर छोटा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ओ सें स्तर से पूछा जा सकता है। ओ सें स्तर को आपको अच्छे से याद रखना है, ओ सें स्तर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी छोटा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जा सकता। कंपटीशन की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे निक्षेपित सें स्तर कौन सा होता है, निक्षालित सें स्तर कौन सा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके +2 में नहीं पूछी जाएंगी। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3 नंबर में पूछ लिया कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, चित्र द्वारा सविस्तार समझाइए। तो आपको डायग्राम इसका पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कौन सा होरिजन कितनी भागों में बंटा होता है, तो ये इसकी वीडियो मैंने 2-3 वीडियो पीछे डाल रखी है मृदा परिच्छेदिका की अच्छे से, तो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो मृदा परिच्छेदिका के बारे में नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वरना आप बुक में से न पढ़ना चाहो तो वीडियो के थ्रू आप पढ़ सकते हो, मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। जलमंडल थलमंडल वगैरह इनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम चांस हैं पूछे जाएँ, ये भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। भूपपड़ी की डेफिनेशन याद कर लेना आप कि मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है जो 0 से 60 किलोमीटर तक फैली होती है, भूपपड़ी कहलाती है। चट्टानें हैं, चट्टानें यानी इनमें चट्टान की डेफिनेशन, सीधी चट्टान की डेफिनेशन नहीं आएगी मेरे हिसाब से कि चट्टान क्या है। तो अगर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा कि जैसे चट्टान क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार से है, जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर है, यानी किस प्रकार से कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान बनती हैं, उसके आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से अवसादी, और फिर इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के से मिलकर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चट्टानें बनती हैं, और आगे आग्नेय चट्टान के पार्ट्स दे रखे हैं और इनको आप पढ़ सकते हो, आगे क्लासिफिकेशन भी है। तो क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चट्टानें क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा चट्टान की डेफिनेशन पहले। चट्टान 3 प्रकार की हैं, उत्पत्ति के आधार पर आपको लिखोगे, तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की हो गई, जैसे ये चार्ट में आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आग्नेय चट्टान है तो आप वहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जैसे दे रखा है आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की है, आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक का मतलब जो भूमि के अंदर ही लावा जो ठंडा हो जाता है वो आंतरिक बनाएगा, और जो बाहर आकर ठंडा होता है वो बाहरी आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। आगे इसी प्रकार जो क्लासिफिकेशन है रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो अम्लीय, माध्यमिक और भास्मिक चट्टानें हैं। अम्लीय का मतलब जिनके अंदर अम्ल तत्वों की सांद्रता ज़्यादा है, माध्यमिक यानी कि अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं, और भास्मिक का मतलब होता है भस्म तत्व यानी बेस, क्षार तत्व ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। आगे आग्नेय चट्टानों की विशेषता है, तो मेरे हिसाब से एक विशेषता इनमें से पूछी जा सकती है, अगर चट्टानों में से क्वेश्चन
छोटे में पूछा जाएगा तो इनकी डेफिनेशन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषता है वो पूछी जा सकती है, इनके गुण पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया आग्नेय चट्टान की विशेषता लिखिए, या कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या फिर अवसादी चट्टान के बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये इनके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आग्नेय चट्टान जो है उनका एग्जाम्पल क्या है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि चट्टान क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। अगर उसमें आप वर्गीकरण कर दिया और उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। उसमें आपको उसमें एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं। जैसे आग्नेय चट्टान का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं और उसकी विशेषता लिख दिया आपने, और फिर अगर उसमें से सीधा छोड़ देते हैं फिर आप अवसादी चट्टान पर लग जाते हैं तो उसमें से थोड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। उससे अच्छा है आप आग्नेय चट्टान जो लिख रहे हो उसमें नीचे लिख देना कि ये निम्न आग्नेय चट्टान पाई जाती है। जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, इनके बारे में आप लिख सकते हो। चाहे 2-2 लाइन लिखो, 1-1 लाइन लिखो, इनके बारे में ज़रूर लिख देना। चाहे इनके केवल और केवल आप एग्जाम्पल लिख दो अगर उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा गया है तो। अगर एग्जाम्पल के डिस्क्रिप्शन पूछ लिए हैं तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। आगे इसी प्रकार अवसादी चट्टान है, इसी प्रकार कायांतरित चट्टान है, यानी कि अवसादी चट्टान क्या होती है, उनकी विशेषता और उनके प्रकार। ठीक है, तो आप केवल और केवल इन तीनों के बारे में तो आपको कन्फर्म पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगभग ऐसे ही आएगा कि चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर सीधा आ जाएगा कि चट्टानें कितने प्रकार की हैं, किसी एक का या दो का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा नोट करना है, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर में आया हो या 3 नंबर में आया हो। 3 नंबर में क्वेश्चन आया है तो अच्छी बात है, आपको पूरा लिखना है उसमें से कि मान लो आग्नेय चट्टान के बारे में आप लिख रहे हैं तो आग्नेय चट्टान किनको कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखोगे, आग्नेय चट्टान के बारे में 2-4 चीज़ें और लिखोगे, फिर उसकी विशेषताएं लिखोगे, करैक्टर लिखोगे। ठीक है, और फिर उसके टाइप्स लिखोगे कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अभी जो अपने थोड़ी देर पहले जाना है। और जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तो उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में, जो उसके टाइप्स हैं उनके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ है, तो खनिज पदार्थों के गुण इसमें से थोड़े पढ़ लेना, बाकी ये जो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण देख लेना, प्राथमिक खनिज हैं, द्वितीयक खनिज हैं। ठीक है, तो खनिज ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा। चट्टानों का अपक्षय जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चट्टानों का अपक्षय बड़े क्वेश्चन में 1-2 बार पहले भी पूछा जा चुका है। चट्टानों का अपक्षय यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टानों का अपक्षय किन किन शक्तियों के द्वारा होता है, कितने प्रकार का होता है? तो चट्टानों का अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, भौतिक, यांत्रिक जिसको कहते हैं, और रासायनिक और जैविक। ठीक है, 3 प्रकार का है। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं इनके बारे में आपको डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको जो रासायनिक अपक्षय है उसको डिटेल से जानना है। बाकी इसमें से जैसे यहाँ पर दे रखा है भौतिक और यांत्रिक में तापक्रम है, हिमजल है, ठीक है, जल है, हवा है, बर्फ़ है, आकाशीय बिजली का कड़कना है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आसानी से लिख सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि चट्टानों के अपक्षय को समझाइए, तो इसके अंदर आपको केवल और केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है कि वो कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स आप लिख रहे हो, जैसे 3 टाइप्स हैं, फिर आगे उनके अंदर आप यांत्रिक कुछ विधियाँ लिख रहे हो, यानी यांत्रिक किन कारणों से होता है, तो उनके बारे में आप जैसे ये इसमें आपकी बुक में 6 टॉपिक दे रखे हैं, आकाशीय बिजली का कड़कना तक। तो उसके अंदर आप लिख सकते हो 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सेकंड जैसे रासायनिक अपक्षय है, तो रासायनिक अपक्षय सीधा पूछा जा सकता है कि अगर चट्टानों के अपक्षय में से पूछा जाएगा तो रासायनिक अपक्षय ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसमें से और ये तर्कसंगत भी है, इसका लॉजिक भी है।
तो पूछ सकते हैं जैसे चट्टानों के अपक्षय किन शक्तियों के द्वारा होता है या कितने प्रकार का होता है, रासायनिक अपक्षय को समझाइए। ठीक है, तो इनमें आपको जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जल अपघटन है। ठीक है, और आगे सेकंड है जल योजन है, अपचयन है, कार्बोनीकरण है। ठीक है, विलयन है, ऑक्सीकरण है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि कार्बोनीकरण क्या होता है, विलयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। जो रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। तो रासायनिक अपक्षय को आप अच्छे से पढ़ लेना, चाहे भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय को इतना इम्पोर्टेंट मत देना। इम्पोर्टेंस न दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि रासायनिक अपक्षय इसमें से पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी जैविक और जो यांत्रिक या भौतिक है वो तो बिल्कुल ईजी है। तो आगे इसमें 3 नंबर है वो जैविक अपक्षय है। तो जैविक अपक्षय बिल्कुल ईजी है कि मनुष्य जानवरों द्वारा होता है, यानी चट्टानें टूट जाती है, पौधों का प्रभाव है, जड़ों के द्वारा वगैरह, ऐसे ये नॉर्मल है। तो जैविक अपक्षय में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो लॉजिकल नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। आगे इसमें है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं, जलवायु कारक और भौतिक और रासायनिक। ये नॉर्मल है, इजी है, कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, इसमें से थोड़ा नॉर्मल देख लेना। आगे मृदा निर्माण है, यानी कि मृदा निर्माण कैसे होता है, तो आप इसको छोड़ देना और यहाँ से पढ़ना, इसको शुरू करना। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। ह्यूमिफिकेशन, ये जो आपके 9 पॉइंट है शायद। ठीक है, तो 9 के 9 पॉइंटों के बारे में मैंने इसमें से अच्छे से बताया है। तो इनके बारे में आपको अगर जानना हो तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। बाकी इनमें से छोटा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो नॉर्मल पूछ सकते हैं, जैसे लेटराइजेशन क्या है, पोडजोलीकरण क्या है, कैल्सीकरण क्या है, डीकैल्सिफिकेशन क्या है, लवणीकरण क्या है, पेडोटर्बेशन क्या है। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बाकी जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं, और ये मैंने आपको बता दी कि कितनी है टोटल, तो उन सभी के आपको नाम क्रमबद्ध याद होने चाहिए, क्रमबद्ध, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलर चलती हैं। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना इसको, क्योंकि जो अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पर मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं का मतलब होता है नई मृदा जो संस्तर है, सॉइल प्रोफाइल है, वो कैसे बनती है। तो पहला जैसे इसमें ह्यूमिफिकेशन है, तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा ये आपको चीज़ पढ़नी है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि ह्यूमिफिकेशन क्या है समझाइए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, आगे निक्षालन है, तो निक्षालन में क्या चीज़ होती है, फिर निक्षेपण है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आप ऊपर साइड में देख सकते हो पोडजोलीकरण है, फिर लेटराइजेशन है, फिर कैल्सीकरण है, फिर डीकैल्सीकरण है, फिर लवणीकरण है, और फिर पेडोटर्बेशन है। तो इनको क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आपको याद रखना है, और एक एक की अच्छी प्रकार से आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि लवणीकरण में क्या होता है, पेडोटर्बेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके अंदर केवल, तो इनको क्रमबद्ध तरीके से लिख के याद कर लेना कि इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। 2 लाइन, केवल 2 3 लाइन इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ होती है, कैल्सीकरण में ये होगा, डीकैल्सीकरण में ये होगा, लवणीकरण में ये होगा, पेडोटर्बेशन में ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया पूछी जा सकती है, और वैसे इसमें से मेरे हिसाब से छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आगे है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक 2 होते हैं और निष्क्रिय कारक 3 होते हैं, यानी टोटल 5 होते हैं। सक्रिय कारक का मतलब जो रेगुलर चलते हैं, रेगुलर। जलवायु और जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल यानी सजीवों का मंडल होता है, सजीव और जलवायु। ठीक है, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय, ये जो 3 चीज़ें हैं वो है निष्क्रिय कारक। तो
कंपटीशन वगैरह में कई बार पूछा गया है कि मृदा निर्माणकारी कारक में सक्रिय कारक है निम्न में से कौन सा है। सक्रिय का मतलब होता है जो रेगुलर चलते हैं, ठीक है, यानी कि मृदा निर्माण को ये प्रभावित करते रहते हैं। और निष्क्रिय कारक आगे 3 हैं। तो इनके बारे में सीधा तो नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि मृदा निर्माणकारी कारक को प्रभावित करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, या मृदा निर्माण प्रक्रम को प्रभावित करने वाली चीज़ें तो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको इनमें से नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दिखाया है वो चार्ट आपको याद होना चाहिए कि जलवायु में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैवमंडल क्या होता है, पैतृक पदार्थ क्या है, स्थलाकृति क्या है और समय। 2-2 3-3 लाइनें अगर इसमें से आपको पता है तो आप आसानी से लिख दोगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। जैसे इसमें जलवायु दे रखा है फर्स्ट है, तो जलवायु में काफ़ी सारा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इनका जो निचोड़ है वो लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से नंबर मिलेंगे। वैसे ये ज़्यादा टॉपिक कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था। बाकी आप इसमें से जो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, ताकि आपको रिवीजन का पता लगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हैं वो इन पीछे वाले क्वेश्चनों से भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जितने भी ये क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं उनको क्लियर करते रहना, जिससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पूरा जो लेसन है वो अच्छे से कवर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करना है और किसी भी लेसन में कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि ताकि आप जान सको कि किस प्रकार से इस लेसन में क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इस लेसन और दूसरे लेसन के बारे में मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, तो वो 2020-21 सेशन के लिए था, और अभी जो मैं नई वीडियो बना रहा हूँ वो केवल और केवल 2021-22 सेशन के लिए है। तो आगे वाले सेशन के लिए इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये लेसन 3 नंबर का होगा तो छोटे क्वेश्चन, अगर ये 6 नंबर का हो जाएगा तो बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।